दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम 13 अप्रैल को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डले 50 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उस दिन के जो स्कोरर्स हैं, मिस्टर पंकज 31 टॉप फर्स्ट पे हैं और अतुल शुक्ला 28 एंड सहर्ष 27। तो फ्रेंड्स चलिए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पराश्रव तरंगें उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू जनरेट अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो जो पराश्रव तरंगे हैं उनको उत्पन्न करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं वह और पीजो इलेक्ट्रिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में ऐसा ए और सी दोनों नहीं है, इसलिए इसको हम जो बेस्ट आंसर है वह हम सी मानेंगे। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। सुनने के आधार पर जो हम सुन सकते हैं उनको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं, सोनिक तरंग या ऑडिबल वेव्स कहते हैं। और इनके बाद इनसे जो पहले वाला है जो 20,000 और से आगे वाला है उनको अल्ट्रासोनिक कहेंगे, और जो 20 हर्ट्ज से पहले का है यानी उससे कम है उसको हम इंफ्रासोनिक तरंगे कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटॉन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैरीज द मैक्सिमम एनर्जी पर फोटॉन? फोटॉन एक तरह से वेव्स का जो समूह होता है उसको कहते हैं, और यह सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? एक्स किरणों में, इसके बाद प्रकाश तरंगी किरणों में, फिर सूक्ष्म तरंगों में, फिर रेडियो तरंगों में। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी नहीं है? जो ध्वनि तरंग है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बाकी सारे जैसे अवरक्त किरणें हैं, सूक्ष्म माइक्रो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, परावैंगनी तरंगे हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें और प्रत्यक्ष जो प्रकाश है, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ साउंड रिलेटेड टू? ध्वनि की जो प्रबलता है वह किससे संबंधित है? तो जो ध्वनि की प्रबलता है वह उसके आयाम पर निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। और जो ध्वनि की जो तीव्रता है वह ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। यानी कि फ्रेंड्स, ध्वनि की जो प्रबलता है ध्वनि की आयाम से संबंधित है। ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित हो गई? आयाम से। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में से कौन सी मानव कान के लिए संवेदी है? मानव के जो सुनने लायक जो मतलब कि जो ध्वनि तरंगे होती है उनकी आवृत्ति अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो इंसान सुन सकता है, और 20 से कम होगी तो इंफ्रासोनिक, और 20 से ज़्यादा होगी तो अल्ट्रासोनिक तरंगे कही जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो फ्रेंड्स, जो मिलान की बात कर रहे हैं इनमें से जो एक्स किरणें हैं इनके जो इन्वेंटर्स हैं उनके नाम के साथ मिलान करना है। तो एक्स किरणों का खोज जो है रॉन्टजेन ने किया है, और जो गामा किरणें हैं उनका बेकुरल ने किया है, और जो दृश्य तरंगे हैं इनका जो खोज है वो हर्शल ने नहीं, न्यूटन ने किया था, और लघु रेडियो तरंगे हेनरिक ने किया है। तो जो सी है वह मिलान गलत है। अगला क्वेश्चन है कि चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन अनचेंज्ड? जब हम वस्तु की मात्रा को बदलते हैं तो कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो जो इसमें आयतन है, भार है और द्रव्यमान है, इनकी मात्रा अगर हम किसी पदार्थ की मात्रा को घटाएंगे तो इनकी मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, और जो घनत्व है अगर हम कितना भी पदार्थ लेंगे, पदार्थ जैसे मान लेते हैं इतना है, अगर हम इसका छोटा सा पार्ट लेंगे या पूरा बड़ा पार्ट लेंगे तब भी उसका घनत्व हर जगह समान रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर
बर्फ़ का जो गलनांक है, जहाँ पे बर्फ़ गलता है यानी कि बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होता है, वह क्या होता है। तो जब स्केटिंग किया जाता है बर्फ़ पर, तो बर्फ़ का जो गलनांक है वह घटता है। बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है, जैसे कि मोम हो गया, वैक्स, कपूर हो गया, लोहा हो गया। लेकिन जो बर्फ़ है उस पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक बढ़ता नहीं है, घटता है। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। द यूज ऑफ फ्लूइड ड्रिवन ब्रेक्स इन ऑटोमेटेड व्हीकल इज वर्चुअली अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ जो पास्कल्स लॉ है, जो यह कहता है कि अगर कोई लिक्विड है तो उसके किसी भी पॉइंट पर हम जब कोई दाब लगाते हैं, तो वह दाब सारे उस फ्लूइड के किसी सारे पॉइंट पे बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, ये पास्कल्स का नियम है, उसका सिद्धांत का प्रयोग करते हुए जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, और यह उसका पास्कल्स के नियम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो लोलक का जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड, उसका फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट उसका जो लोलक, जैसे हम ये हो गया ये, तो इसकी जो लंबाई है यह, और जो उस जगह का गुरुत्वाकर्षण बल हो, गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा, उस पर निर्भर करेगा। तो इसका जो मान है आवर्तकाल का, वह एल और जी पर निर्भर करेगा, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा और स्थानीय त्वरण के ऊपर निर्भर करेगा। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि एवरी बॉय एंड अ गर्ल, यहाँ पे इसको फिल इन ब्लैंक करना है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें बॉय एंड गर्ल ऐसे समझ में आ रहा है कि यह बहुवचन है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब आएगा वो बहुवचन के अकॉर्डिंग आएगा। प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आएंगे। लेकिन जब किसी सब्जेक्ट के पहले, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल ही दिख रहा हो, लेकिन अगर उसके पहले ऐसे शब्द आए जैसे एदर हो गया, नेदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, सम बॉडी, सम वन, एनी बॉडी, इस तरह से अगर कोई शब्द आते हैं तो वह सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, और जो वर्ब यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, वह सिंगुलर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे आर प्रेजेंट नहीं होगा, है प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे इज प्रेजेंट हो सकता है या फिर हैड प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे टुडे की बात कर रहा है, वर्तमान की, तो यहाँ पे हैड पास्ट वाला चीज़ है वो ना आकर के इज प्रेजेंट हो जाएगा। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि ही, यहाँ पे डेली फॉर अ ईयर नाउ, फॉर अ ईयर की बात कर रहा है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, और अब की बात कर रहा है, अब यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हैव या हैज़ बीन लगता है, और इसके बाद जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में होता है। तो यहाँ ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हैव नहीं आएगा और हैज आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। अगला क्वेश्चन, आई, इसके बाद दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग यहाँ पे जो लगा है सिंस, यह भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ आई के बाद सिंस मॉर्निंग यानी कि जो सुबह से ही पढ़ रहे हैं, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट में यहाँ पे हैज, हैव, शैल ये सब ना आकर के हैड आ जाएगा, हैड बीन रीडिंग, आंसर हो जाएगा। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स। जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका आंसर होगा। जैसे कि कोई आदतें हैं या फिर कोई बार बार दोहराने वाली बात कही जा रही हो, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सर्वदा सत्य वाली बात हो, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर,
स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। माई किड्स वॉच टू मच टीवी, मेरा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, तो ये आदत हो गई उसकी, और ये जो कैंसर है वो बार बार दोहराने वाली बात है और सही भी है। और जो सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य है वह पश्चिम में डूबता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन ₹100। तो यहाँ पे डजन इस तरह के जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जो समूहवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, अगर उनके पहले कोई नंबर आ जाए, जैसे 1 2 3 इस तरह से आ जाए, तो 1 आए तो सिंगुलर, बाकी 1 से ज़्यादा आए तो प्लूरल में काउंट होंगे वो, और वह सिंगुलर फिर ना होकर के प्लूरल की तरह काउंट होने लगेंगे। तो यहाँ पे जो इसका जो वर्ब होगा वह भी प्लूरल ही रहेगा, और सभी जगह पे जो वर्ब होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो हमेशा प्लूरल ही होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको ई या फिर ई एस जोड़ करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल की जगह पे कास्ट यूज होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि ब्लैक स्मिथ को इस तरह से जो कोडिंग में लिखा गया है, तो चिल्ड्रेन को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम यह देख लेते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ है, जिसे कि पहला लेटर है बी, बी को किया गया सी, यानी कि एक प्लस जोड़ा गया है। इसके बाद है एल, एल की जगह पे लिखा गया एन, यानी कि एल एम एन, यानी कि प्लस 2 में बात कर रहा है। और ए की जगह पे लिखा गया है बी, यानी कि अगेन +1 में है। और सी के जगह पे लिखा गया है ई, यानी कि सी डी ई, यानी कि अगेन 2 है। यानी कि ये जो कोडिंग है वह पहला लेटर +1 में है, और दूसरा लेटर जो है वह +2 में है, और तीसरा लेटर पुनः +1 में है, और चौथा लेटर पुनः +2 में है। तो ऐसे हम देख लेते हैं कि सी है, सी के बाद आएगा डी, यानी कि +1 में, और जो एच है, एच के बाद आई जे, तो यानी कि +2 में आ जाएगा, तो फिर जे आ जाएगा, फिर एक आएगा आई के बाद पुनः जे आ जाएगा, और एल के बाद फिर +2 हो जाएगा, यानी कि अल्टरनेट में चल रहा है, तो एल एम एन आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से डी जे जे एन इस तरह से मिल रहे हैं, डी जे जे एन, यह इसमें भी है और इसमें भी, आगे का भी देख लेते हैं। और जो एल के बाद एन है, फिर डी के बाद पुनः +1 होगा, तो डी के बाद ई हो जाएगा, फिर आर के बाद अगेन 2 ऐड कर देंगे तो आर एच टी, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। और ई के बाद अगेन +1 करेंगे तो ई के बाद एफ आएगा, फिर +2 करेंगे तो एन एम एन ओ पी, तो पी आ जाएगा। इस तरह से जो आंसर है वह बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बराबर का अर्थ भाग और प्लस का अर्थ घटा, गुणे का अर्थ बराबर और माइनस का अर्थ योग और भाग का अर्थ गुणा है, तो सही समीकरण ज्ञात करिए। तो इस तरह से जो अलग अलग स्थान हैं जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, अगर हम चेंज करते जाएं और देखें तो क्या आंसर होगा। तो जैसे पहला बोल रहा है कि जो गुणे का अर्थ है वह क्या है, बराबर है, तो हम पहला स्टेटमेंट को देखते हैं कि 8 है। इसके बाद बोला है कि जो भाग है उसका अर्थ क्या है, गुना है, तो गुणे कर लेते हैं 4। और प्लस का अर्थ जो बता रहा है घटा है, तो माइनस कर लेते हैं 15। बराबर का अर्थ क्या बता रहा है कि भाग है, भागे 6, और गुणा का अर्थ बराबर है 4। इसको हम देख लेते हैं कि 15 भागे 6 कर लेंगे, माइनस में ये, यानी कि 2 चौका 8 चौका 32, तो यहाँ आ जाएगा 32। पहले भाग को सॉल्व करते हैं फिर, तो 15 भागे 6 हो जाएगा, माइनस गुणा हो जाएगा, यह बराबर 4 होगा। तो ये सही नहीं है, इसको हम कैंसिल करते हैं। और दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, तो गुणे की जगह पे क्या रखेंगे, बराबर, और 6 भागे, भाग की जगह पे क्या रखेंगे, गुना, और प्लस की जगह पे माइनस, और बराबर की जगह पे भाग, तो यहाँ भी 4/7 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर माइनस, फिर प्लस।
तो भाग वाला टर्म को हम देख लेते हैं कि पहले डिवाइड वाले टर्म आ रहे हैं या नहीं, जब हम जनरली इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर भाग वाला टर्म ऐसे आ रहे हैं जिनमें डिवाइड हो जाता हो, तो हम वहाँ से इसको क्रॉस चेक करके जल्दी से कर सकते हैं। नहीं तो इन ऐसे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और एग्ज़ाम में टाइम इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बराबर का जो अर्थ है वह भाग है, तो हम ये देख लेते हैं कि बराबर जहाँ पे है वहाँ पे भाग का टर्म है, और वह कहाँ पे सही उचित बैठ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उचित बैठ रहा है, 20 में 20 भाग जा सकता है। तो इसको टर्म को देखते हैं, तो 15 और जो भाग है उसके स्थान पे गुना 3, माइनस है उसके स्थान पे प्लस 25, और फिर प्लस है उसके स्थान पे क्या है माइनस, और फिर 20, और फिर भागे 20, और जो गुना है उसके जगह पे बराबर 39 दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले भाग सॉल्व करेंगे तो 20 भागे 20 जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 25 है, प्लस 15 5 3 15 हो जाएगा। तो ये 15 और 25 हो जाएगा 40, माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे बराबर 39 दिया है। यह जो है स्टेटमेंट दोनों ओर से सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है, यानी कि डायरेक्शन है, एक व्यक्ति है यहाँ से, पूर्व की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर नॉर्थ और दाहिने तरफ पूर्व। यहाँ कितना चलता है 9 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि फिर वह 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि इधर साइड में 12 किलोमीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी कि अभी उसकी दूरी यहाँ से इसकी बात कर रहा है। तो यह 90 डिग्री पे मुड़ करके वह चलता है दक्षिण की ओर, क्योंकि डायरेक्शंस हमेशा अगर सीधा देखा जाए तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। तो अब यहाँ पे जो इसका कर्ण है उसकी बात कर रहा है। तो लंब आधार हमें पता है, और इनमें से हम अगर कर्ण देखें तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, अब हम इसको अगर x माने, x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि 81 प्लस 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5, 8 4 12 की 2 की 1 और 1 1 2। अब ये 225 जो है इसको x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 225, और यह 15 के बराबर होगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि वर्गाकार आकृति ABCD में कितने वर्ग होते हैं। तो जब हम वर्ग देखते हैं तो यह देख लेते हैं कि 4 जो n गुणे n अगर देखें इसका, तो 4 1 2 3 4 है, और इधर भी 1 2 3 4 है, यानी कि n/n को सेटिस्फाइड कर रहा है ये जो स्क्वायर है, और यह 4 गुणे 4 का स्क्वायर है। तो हम जब वर्ग काउंट करते हैं तो इसको काउंट करने के लिए एक फार्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि अगर यह 4 है तो 4 को पहला का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यह जितना आएगा इतना ही वर्गों की संख्या होगी। यानी कि का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। आप जोड़ दीजिए तो 4 1 5 हो जाएगा, और 16 और 9 25 हो जाएगा, तो 25 और 5 30 हो गया। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूपों को पूरा करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये स्क्वायर बना हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट करेगा, तो ये चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे डी नंबर जो है वो इसको फुलफिल कर रहा है, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो फ्रेंड जो अजात शत्रु हैं यहाँ पे, ये हर्यक वंश के शासक थे। जो बिंबिसार थे हर्यक वंश के प्रथम शासक, उनके पुत्र, और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो मौर्य वंश है उनके संस्थापक, और अशोक, और ये जो बिंदुसार है मौर्य के लड़के बिंदुसार और बिंदुसार के लड़के अशोक, ये मौर्य वंश के हैं। बाकी अजातशत्रु हर्यक वंश के हैं। जो मौर्य शासकों की जो सूची है यह देख लेते हैं। अशोक का जो उत्तराधिकारी कुणाल है, पिछले वीडियो में देखे थे हम, और जो बृहदत्त हैं ये अंतिम शासक हैं मौर्य वंश के, जिनके स्तर शुंग पुष्यमित्र शुंग ने की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा
जो करेंसी थी उस समय उसका नाम क्या था। तो जो पड़ थी, पड़ बोला जाता था जनरली, उसको प्रचलित मुद्रा थी उस समय। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, वह कौन था। द फेमस रूलर ऑफ एंशंट इंडिया हु एडॉप्टेड जैनिज्म इन द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। जब चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम कालों में 12 साल का भीषण अकाल पड़ा था, तो उन्होंने दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जा करके एक जैन मुनि थे उनके साथ गए और जैन धर्म अपना करके एक वहाँ पे प्रक्रिया होती है जैसे जिसमें वो अपना शरीर त्यागते हैं। तो जैन धर्म की जो विधि होती है उसको अपना करके, जिसमें भूखे प्यासे रह करके अपना शरीर त्यागा जाता है, तो उसके माध्यम से शरीर त्याग दिया था। और ये कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और अगला क्वेश्चन है, किसी कॉलम में टेक्स्ट जो होते हैं वह अलाइन होते हैं। जैसे हम जो कुछ लिखते हैं, कोई कॉलम है मान लीजिए हमारा ये है, तो अगर हम लिखते हैं तो वहाँ पे जो टेक्स्ट है मान लेते हैं हम यहाँ ए बी लिखें, तो यह बोला है कहाँ पर अलाइन होते हैं। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर ये है, राइट कॉर्नर ये है और ये सेंटर है, तो यह जनरली जो होता है ये लेफ्ट कॉर्नर में अलाइन होता है। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। तो जो मोहिनीअट्टम है, केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनीअट्टम है और एक कथकली है। तो जो कथकली और मोहिनीअट्टम है ये दोनों कहाँ से हैं, केरल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल पक जाना का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है अत्यंत पीड़ित होना। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है। तो जो अल्टरनेटिव मनी का एग्जाम्पल है वो है चेक। चेक को हम अल्टरनेटिव मनी की तरह यूज़ करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। जो शेयर मार्केटिंग होता है, तो शेयर मार्केटिंग में जो ट्रेड होते हैं, इनसाइड ट्रेडिंग जो यानी कि अंदर ही अंदर लोग क्या करते हैं कि जो शेयर पहले मार्केट में जब आता है द्वितीयक बाज़ार में, तो उसको क्या करते हैं, ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद उसी को काला बाजारी टाइप का करते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन पहले हो जाती है और उसको पहले ख़रीद करके फिर उसको बेचते हैं अधिक लाभ पे। तो इस तरह की जो मार्केटिंग होती है उसको इनसाइड ट्रेडिंग कहा जाता है। तो शेयर बाज़ार में जो प्रतिभूतियों का जो अवैध लेन देन है यानी कि काला बाजारी जैसे, तो उसको इनसाइड ट्रेडिंग कहा जाता है, इसको अवैध माना जाता है, इलीगल। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा शहर मुंबई है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंध पर जो 1669 में राजमन्नार समिति बनाई गई थी किस राज्य द्वारा गठित की गई थी। तो यह तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी। उस समय के जो डीएमके सरकार थे उनके द्वारा 2 सितंबर 1669 को पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध की जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और इसने जो रिपोर्ट है वह 1971 में तमिलनाडु सरकार को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। तो सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और जो ये सरकारिया थे वो कौन थे, वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया था। भारत का जो संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची जो है, जिसमें केंद्र राज्य के जो शक्तियों का अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। इसमें केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। और चौथा उसमें विभाजित नहीं किया गया, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो पूरे केंद्र को जाती हैं। तो 3 में से जो ये वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण, नापतोल है, ये पहले राज्य सूची के विषय थे जिनको 42वें संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
तो इसका जो आंसर है राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। और जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, संसद को शक्ति प्राप्त है इसकी। और जो 42वां संशोधन है संविधान का वह 1976 में किया गया था। इसमें टोटल जो है 59 प्रावधान थे और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? हु हैज़ अ फाइट ओवर द सियाचिन ग्लेशियर एरिया? जो पीओके क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसमें लद्दाख जो यूटी है भारत का, उसका क्षेत्र में पड़ता है यह जो पीओके में सियाचिन ग्लेशियर। और इस पे जो झगड़ा है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? भारत की जो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जब आप देखेंगे जहाँ पे 8-4 इस तरह का जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है वह निकोबार द्वीप में जो यहाँ पे ग्रेट निकोबार का द्वीप है, इसका एक दक्षिणतम बिंदु जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं यह डूब गया था। यही जो है भारत का सबसे सुदूर दक्षिण इकाई है। तो इसको ये कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह पे है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को 10 डिग्री जो चैनल है वह विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी नोक क्या है? तो जो मुख्य भूमि है वह यह कन्याकुमारी के पास में कैप केमोरिन है। इसको जो भारत की जो मुख्य भूमि प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसका दक्षिणतम भाग है, इसको कैप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। तो जो लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स कहाँ? लंदन में, उसको विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। जो ईडन गार्डन है वह कलकत्ता में है भारत के, और ओवल जो है लंदन में है। अगला क्वेश्चन, मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान जो है वह कौन सा है? तो जो मेडिसन स्क्वायर है न्यूयॉर्क यूएसए में, वह मुक्केबाजी के लिए, बॉक्सिंग के लिए सबसे फेमस है। और जो केंटकी है वो भी यूएसए में है, और जो वाइट सिटी है वह लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य को जलवायु भिन्नता के आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन कि विच मंथ समर इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड सेकेंड समर? जो दूसरा ग्रीष्म ऋतु है मध्य प्रदेश का, कौन से महीने को कहा जाता है? वह सितंबर और अक्टूबर महीने को कहा जाता है। मावठ का संबंध किससे है? विच होम इज मावठ रिलेटेड? तो जो वर्षा ऋतु है उसका संबंध मावठ से है मध्य प्रदेश के। और ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री की समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो मध्य प्रदेश का जो मैप है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो 40 डिग्री का जो समताप 40 डिग्री सेल्सियस का जो समताप रेखा है वह मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। और जो समताप रेखा है, अलग अलग जो रेखाएं होती हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर समान होते हैं। मान लेते हैं कि ये 40 डिग्री वाला टेम्परेचर है अलग अलग स्थानों पे मध्य प्रदेश के, और इनको जो मिलाने वाली रेखा होती है इसको समताप रेखा कहा जाता है। तो इस तरह की जो 40 डिग्री समताप रेखा है वह मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो जो निर्यात पर रोक लगा दी है वह है रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर जो कोरोना के लिए यूज करने होने वाली दवा है उस पर भारत देश ने निर्यात पर रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय नेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? किनको? अक्षय कुमार जी को। अगला क्वेश्चन है जकार्ता इंडोनेशिया खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की महिला धावक दूती चंद्र, तो दूती चंद्र किस संबंधित हैं? धावक से, को
किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है? ओडिशा सरकार ने। कौन सा महीना मालवा पठारी क्षेत्र का सबसे गर्म महीना होता है? मई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंज बासौदा में दर्ज किया जाता है। सही है, गंज बासौदा बीना और विदिशा के बीच में एक जगह है, उसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में होता है, यह भी सही है। और जो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा है शहडोल में होता है, तो शहडोल में वर्षा न्यूनतम नहीं होता है। भिंड में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, तो सी नंबर है, सही नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पंचमढ़ी में अंकित किया जाता है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होती है पंचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, यह अभी बताया, भिंड में। और मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में सोयाबीन की खेती नहीं होती है? सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसमें से कटनी और उमरिया जो जिले हैं, इनमें सोयाबीन की खेती नहीं होती है। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो सोनू सूद हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? पंजाब सरकार ने। तो फ्रेंड्स, जो 13 अप्रैल है उनके रिपोर्ट कार्ड में मिस्टर पंकज जो सबसे ज़्यादा स्कोरर किए हैं 31 हैं, अतुल शुक्ला 28 हैं, सहर्ष 27 हैं और हैत्री 23 है, ज्योति 22, राकेश 21, नीतू 20 एंड सूरज 19, गीता 14 एंड रेशमा 13 हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम उस दिन के 50 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।